अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है हमारी पहली वीडियो होगी क्लास 9 न्यू फ़िज़िक्स बुक पर। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जो है वो क्लास 9 की न्यू फ़िज़िक्स की बुक जो है वो कंप्लीट करा दूँ। तो आने वाले वक्तों में मैं इस पर जो है वो वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज जो है हम अपना टॉपिक 1.1 यानी इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। तो फ़िज़िक्स क्या होती है और ये जो है वो किस तरह से रिलेट करती है हमारी लाइफ में, तो इस बारे में जो है हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, आपको जो है मैं इंडिकेट कर दूंगा कि मैं जो है वो कहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जो है वो ब्लू कलर की लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी जहाँ पर जो है मैं पढ़ रहा हूँगा, यानी जहाँ पर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा वहाँ पर जो है मैं ब्लू लाइन से आपको इंडिकेट कर दूँगा। तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स जो है वो क्या है? देखें, फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की सबसे पुरानी ब्रांच है, यानी ये जो है एक काफ़ी पुरानी ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं। और इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह से मास में कन्वर्ट होती है और किस तरह से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, फ़िज़िक्स में जो है हम माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं बल्कि मैक्रो लेवल पे भी स्टडी करते हैं, यानी ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पे स्टडी करते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये सवाल उठेगा कि माइक्रो लेवल क्या होता है और मैक्रो लेवल क्या होता है। देखें, माइक्रो लेवल वो होता है जिन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन चीज़ों को जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करना कहते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, अगर हम उनके ऊपर स्टडी करें तो ये जो है वो माइक्रो लेवल में जाती है। अच्छा, जिन चीज़ों को हम बगैर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, यानी सिर्फ खाली अपनी आँख से देख सकते हैं, तो इसे जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी कहा जाता है। तो हमारे पास जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, और जो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स है, यानी जो हमारे पास 90s से पहले की फ़िज़िक्स है, उसमें जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती थी। तो फ़िज़िक्स जो है वो बहुत ही पुरानी ब्रांच है और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी किया जाता है और मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स जो है वो बहुत ही पुरानी ब्रांच है साइंस की, और इसे जो है वो मदर ब्रांच भी कहा जाता है साइंस की, यानी ये इतनी ज़्यादा पुरानी ब्रांच है कि इसे जो है वो साइंस की जो है वो मदर कहा जाता है, यानी माँ कहा जाता है। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जो नीले में जो डेफिनेशन दी हुई है, यानी ब्लू स्पॉट में जो डेफिनेशन दी हुई है, वो दी हुई है कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात की जा रही है कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास साइंस की ब्रांच है और इसमें जो है हम नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो मोशन हो रहे हैं या जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको देखते हैं और उसको जो है वो स्टडी करते हैं और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन का फार्मूला है E=mc²। तो ये जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जिससे जो है हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और कितनी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि इसमें जो है हम नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको देखते हैं और फिर उसको जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे फोर्स का फार्मूला हो गया F=ma। तो इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स में जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ ब्रांचेस होती हैं, तो जिसको जो है हम नीचे स्टडी करेंगे। तो अब जो है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो किस तरह से जो है वो डील करती है चीज़ों के साथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि फ़िज़िक्स में आपके पास, यानी जो फ़िज़िक्स है इसमें जो है हम मैटर के बारे में भी स्टडी करते हैं, यानी मैटर के ऊपर जो है और एनर्जी के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट, फ़िज़िक्स में ही हम ये भी देखते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, यानी आपको पता है कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो किस तरह से जो है वो एटम का स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी जो है हम फिज़िक्स में ही देखते हैं। और जो मोशन हो रहा होती है और जो मोशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको भी जो है हम फिज़िक्स में ही स्टडी करते हैं। तो फ़िज़िक्स की जो खूबसूरती है, यानी फ़िज़िक्स जो है वो चंद लॉज पे डिपेंड करती है।
यानी फ़िज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ़ लॉस मौजूद हैं, जैसे कि न्यूटन के लॉ हो गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसी तरह से मैक्स के जो लॉ हैं, यानी जो हमारे पास प्लंक्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो, और मुख्तलिफ़ जो लॉस मौजूद हैं, ये जो है वो फ़िज़िक्स की खूबसूरती में और इजाफ़ा कर देते हैं। और ये जो है वो फ़िज़िक्स के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, यानी फ़िज़िक्स में जो है वो बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, यानी फ़िज़िक्स के अंदर जो है हमारे पास कैटेगरीज़ भी होती है साइंटिस्ट की। स्टूडेंट, अब आगे जो है आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी वो साइंटिस्ट जो कि फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं और फ़िज़िक्स से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उसको स्टडी करते हैं, तो उनको भी जो है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी फ़िज़िक्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें तो हम बोल देते हैं कि भाई ये फ़िज़िशियस है, यानी फ़िज़िशियस यानी ये फ़िज़िक्स के ऊपर पढ़ते हैं और फ़िज़िक्स के बारे में जो है वो स्टडी करके हमें बताते हैं। तो इनकी भी जो है वो दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो कि सिर्फ़ हमारे को थ्योरीज़ देते हैं, यानी हमें जो है वो किसी चीज़ के बारे में बता देते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उन्हें जो है वो कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। यानी वो जो है हमारे को किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे कि एक मोशन कर रही है बॉल, तो उस बॉल के मोशन को ऑब्ज़र्व किया और हमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ़ खुसूसियात जो है उस बॉल की बता दी। तो इस तरह के जो साइंटिस्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। तो इन्हें क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। अच्छा, अब वो साइंटिस्ट जो कि इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जो थ्योरी आई है हमारे पास कि बॉल किस तरह मोशन करती है और बॉल क्या होती है, तो ये जो है हमें किसने दिया? थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट ने दिया। अब ये जो थ्योरी है इस पे जो स्टडी करेगा उसे जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट कहा जाएगा। यानी अब वो बॉल के ऊपर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट करेगा, मुख्तलिफ़ बॉल को जो है वो मोशन करा के देखेगा। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो फिर वो किसी कंक्लूजन यानी कोई नतीजा हमें देगा। तो इस तरह के साइंटिस्ट को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट, यानी जो कि एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकल फॉर्म दे, यानी फार्मूले बनाकर दे हमें, तो इसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट कहा जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि फ़िज़िक्स में जो है हमारे पास टोटल दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं। एक होते हैं थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट, यानी जो कि सिर्फ थ्योरी देते हैं और जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके थ्योरी दे देते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिशियस, यानी जो कि एक्सपेरिमेंट करके हमें मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे पास ब्रांचेस पर। अब फ़िज़िक्स में जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांचेस हैं। अब फ़िज़िक्स जो है वो खुद साइंस की ब्रांच है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस होती हैं, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगह पर स्टडी करना, ये जो है वो हमारे पास ब्रांचेस में से तकसीम कर दिया जाता है। तो अब किस किस तरह की ब्रांचेस होती हैं और कौन सी ब्रांचेस में किस चीज़ को स्टडी किया जाता है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स की, यानी यहाँ पर आपको फिगर 1.1 देखें तो मैकेनिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। अब एक रोलर कोस्टर है, जब वो मूव करेगा तो मोशन करेगा, तो उसकी मोशन को हम स्टडी करते हैं, और उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होती है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं और ग्रेविटेशन को, यानी जो ग्रेविटी अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है इसको जो है हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ये एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें जो है हम स्टडी को जो है वो जिसमें जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं, और जो ग्रेविटी अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही होती है इसको स्टडी करते हैं। अब आपको यहाँ पर फिगर 1.1 में जो है वो रोलर कोस्टर की एग्जाम्पल दी हुई है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी जो है एक फ़िज़िक्स की काफ़ी बड़ी ब्रांच है और काफ़ी जो है इसमें स्टडी जो है वो कराई जाती है अपर लेवल पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह से जो है वो मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट एनर्जी की वजह से होता है। अब आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आपके पास एक इंजन है जो गाड़ी में लगा हुआ है, तो गाड़ी में जब आप फ्यूल डालते हैं वो फ्यूल जलता है, तो जलने से क्या पैदा होती है? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी के पैदा होने की वजह से पिस्टन जो है वो मूव करता है और गाड़ी जो है वो मोशन करने लगती है। तो आपने क्या किया? आपने जो है वो फ्यूल को जलाया, यानी हीट पैदा की और हीट से जो है वो मोशन कराया।
तो इस तरह के जो मोशन है और ये जो चीज़ है वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में किस तरह कन्वर्ट होती है। इसकी जो है वो बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, और हमारे पास जो है वो पंप। तो और जो हमारे पास पंप है ये भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। वो पंप जो कि प्रेशर की वजह से चलते हैं, यानी जो कि भाप की वजह से चलते हैं, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो मैकेनिकल वर्क होना हीट की वजह से, ये जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में आता है, ठीक है। और ये फिज़िक्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। यानी जब चार्जेस मूव करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसके ऊपर डिटेल में स्टडी तो हमने आगे ही जाके करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी ब्रांचेस में क्या स्टडी की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हमारे पास बहुत ही बेसिक जो है वो एक चीज़ है, जिसके बगैर जो है वो मॉडर्न ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजारी जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम जो है वो अपने घरों में भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास फ़ैन नहीं चलेंगे, जो पंखे लगे हुए हैं हमारे पास वो वर्क नहीं करेंगे, और जो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, और हमारे पास जो मोटर हो गई पानी की, वो वर्क नहीं करेगी। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे घरों के आसपास तो कुएं भी मौजूद नहीं है, ना ही दरिया मौजूद है कि जहाँ से हम पानी ले आएँ जाकर। तो पानी जो है हमारे पास पंप के ज़रिए से आ रहा होता है, वाटर पंप के ज़रिए से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बेसिक जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका किरदार है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें जो है आपको एक पोल नज़र आ रहा होगा, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव में और शहर से दूर जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये इसमें से जो है ये जो तार लगाए हुए होते हैं इसमें, हमने इन पोलों में, इसमें से जो है वो चार्जेस मूव करते हैं। अब चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आपको चार्जेस निकालने हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि Q = NE, यानी E एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो E हो गया, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं मल्टीप्लाई करा दें तो नंबर ऑफ़ चार्जेस, यानी आपके पास जो है वो चार्जेस आ जाते हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट में हो तो कोई भी करंट पैदा नहीं होता, और जब मोशन कर रहा हो तो करंट पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम जो है वो चार्जेस के ऊपर स्टडी करते हैं कि चार्जेस रेस्ट में है तो किस तरह का फिनोमिना होगा, यानी किस तरह से बिहेव करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अब मैग्नेटिज़म देख लेते हैं। आप जो है वो देख सकते हैं फिगर 1.4, जिसमें जो है वो मैग्नेटिज़म दिखाया जा रहा है। तो मैग्नेटिज़म क्या होता है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है और क्या क्या इसकी खसूसियात होती हैं, तो ये जो है वो मैग्नेटिज़म में आ जाता है। तो मैग्नेटिज़म भी जो है वो एक ब्रांच है फ़िज़िक्स की, जिसमें जो है हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास, मैग्नेटिज़म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो मुख्तलिफ़ मटेरियल्स के पास मुख्तलिफ़ जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि मैग्नेट के ज़रिए से भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो आप उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। एक मैग्नेट को जो है वो किसी कॉइल के पास ले जाएं और उस मैग्नेट को बार बार हिलाते रहें। तो जब आप उस मैग्नेट को हिलाते रहेंगे तो फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो है करंट पैदा होता रहेगा। तो ये जो है वो आपको आगे के लेवल पे स्टडी कराई जाएगी। तो अगर आपको ये सवाल आया MCQs में कि मैग्नेट से करंट पैदा किया जा सकता है या नहीं, तो आपने जो है वो लगाना है हाँ। तो मैग्नेट से भी करंट पैदा हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चे ने अपने हाथ के ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है और नीचे जो है वो पिन्स रखी हुई है, यानी जो पिन्स पेपर होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो पिन्स रखी हुई है। तो मैग्नेटिज़म की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पिन्स है वो अपनी तरफ मैग्नेट ने खींच ली हैं। हाथ के बीच में होने की वजह से वो मैग्नेट से तो चिपक नहीं पा रही, लेकिन हाथ से चिपक गई हैं। तो यही जो है मैग्नेटिज़म में आपको पढ़ाया जाएगा कि मैग्नेट की क्या क्या खसूसियत होती है। स्टूडेंट, अब आपके पास जो एक और ब्रांच है फ़िज़िक्स की, वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इसमें जो है हम एटम के पर स्टडी करते हैं। यानी एटम के अंदर जो मोशन हो रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी करते हैं।
और जो किसी एक एटम की खसूसियत होती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस होता है बीच में, और न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है और वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 तो ये आप जो है वो याद रखिएगा। तो एटम के बारे में कौन सी ब्रांच में स्टडी की जाती है? एटॉमिक फिजिक्स में। और खसूसियत और कंपोजिशन किस तरह से बने हुआ होता है एटम, इस सब को जो है हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो है हम लाइट के ऊपर स्टडी करते हैं। यानी आपने लाइट देखी है, लाइट जो है हमारे पास वेव भी है और एक जो है वो पार्टिकल भी है, यानी इसमें जो है वो डुअल नेचर होता है लाइट के पास। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये सवाल आ सकता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है या नहीं, या लाइट के पास वेव नेचर होती है या पार्टिकल नेचर। तो लाइट के पास जो है वो डुअल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर की वजह से जो है ये रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस करती है, और पार्टिकल नेचर की वजह से ये जो है वो पेयर प्रोडक्शन और जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो करती है। तो हमारे पास लाइट के पास जो है वो दो जो है वो नेचर होती है। तो लाइट के ऊपर स्टडी करना, लाइट की प्रॉपर्टीज़, और जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से बनने वाले, जो लाइट के लिए इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनको स्टडी करना, ये जो है वो ऑप्टिक्स में आता है। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारे पास नज़री इंस्ट्रूमेंट, यानी जिन इंस्ट्रूमेंट को हम लाइट को देखने के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और गिलास भी जिसमें आ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास है साउंड। तो साउंड आपको पता है, साउंड जो है ये भी एक ब्रांच है फिज़िक्स की। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें जो है हम साउंड जो है हमारे पास उसको स्टडी कर लेते हैं। अब साउंड भी जो है वो वेव्स होती हैं, यानी साउंड जो है वो वेव्स होता है, एक वेव्स से जो ट्रैवल कर रहा होता है। तो साउंड की प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन, क्या क्या इस्तेमाल होता है साउंड का, ये हम पढ़ते हैं। और इसकी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी जो साउंड वेव होती है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये बात आप याद रखिएगा। और साउंड किस तरह से पैदा होता है, इसकी प्रोडक्शन को भी जो है हम इसी साउंड की ब्रांच में स्टडी करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो अक्सर आपने जो है वो सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर क्या होता है? हमारे पास जो है ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाते हैं, और जो है मुल्क के दिफा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ा जाता है। यानी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसके ऊपर स्टडी करना, ये जो है हम न्यूक्लियर स्टडी में करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में इसकी स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर, आपको पता है न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? एटम के बीच में जो है ये मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लियर किस तरह से बिहेव करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह ये बनता है, तो इसे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। बहुत ही इजी करके आपको समझा रहा हूँ, समझने में कोई भी मुश्किल आपको पैदा नहीं हो रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ रह रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक और जो आपके पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है वो है पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स क्या होती है? पार्टिकल फ़िज़िक्स जो है हमारे पास पार्टिकल से रिलेट करती है। यानी एटम जो है, मैटर जो है, यानी कोई भी चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टिकल से मिल के बनती है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंगल पार्टिकल से मिल के बनी हो। अगर आपके पास एक पेन है तो इसमें भी जो है वो कई लाखों हज़ारों जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, सही है, कई मिलियंस, कई बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास एक ग्लास है तो उसमें भी कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पार्टिकल्स, मिलियंस तादाद में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से किस तरह से जो है वो ताल्लुक़ रखता है और किस तरह से जो है उनका आपस में रिएक्शन, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को हम कहाँ पढ़ते हैं? पार्टिकल फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, एस्ट्रोफिज़िक्स। तो एस्ट्रोफिज़िक्स जो है ये भी हमारे पास जो है एक ब्रांच है साइंस की।
तो स्टूडेंट एस्ट्रो से जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो स्पेस से रिलेट करता है। यानी हम जो है वो जो फिज़िक्स के हमारे पास लॉ हैं जैसे कि न्यूटन्स के लॉ हो गए और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इनकी मदद से जो हम स्पेस में मौजूद चीज़ों को स्टडी करते हैं तो इसे जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो एस्ट्रोफिज़िक्स में आती हैं। यानी आपको पता है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि वो स्पेस में जो चीज़ें मौजूद हैं यानी जहाँ पर वो आज तक नहीं जा सका वो उनके बारे में भी स्टडी कर रहा है। तो ये सब किस में करते हैं, हम एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। बहुत सीधा करके बहुत सिंपल करके जो है मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो मुश्किल ना हो। अच्छा, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। तो प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई मैटर होता है, अगर उस मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाएं, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एटम में मौजूद होते हैं और एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन से एटम निकल जाए तो कोई भी एटम जो है वो आयोनाइज्ड हो जाता है और उसके अंदर होल पैदा हो जाता है और उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पैदा हो जाती है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स में करते हैं। और इसमें जैसा कि आप लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ नोन एज प्लाज्मा फ़िज़िक्स। तो एटम का निकलना इलेक्ट्रॉन से और किस तरह उस पर फिर मैटर पे असर पड़ता है, तो इस बारे में जो है हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब जो है हमारे पास आखिरी ब्रांच है फ़िज़िक्स की, यानी ऐसा नहीं है कि ये वाकई आखिरी ब्रांच है, सिर्फ यहाँ पर आपको बुक में ये यहाँ तक दी हुई हैं ब्रांचेस। तो इसमें फ़िज़िक्स में और भी ब्रांचेस हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ पर फ़िज़िक्स की ब्रांचेस ख़त्म हो गई, आगे भी जो है वो फ़िज़िक्स में और ब्रांचेस होती हैं लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाया जा रहा है। तो अब जो है आपके पास है जियो फिज़िक्स, बहुत ही आसान ब्रांच है फ़िज़िक्स की। इसमें जो है हम अर्थ के ऊपर स्टडी करते हैं। अब अर्थ के अंदर यानी इंटरनल जो चीज़ें मौजूद है ना, अर्थ के सारी चीज़ें जो है वो अर्थ के अंदर भी मौजूद है जिसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, सिंपल डेफिनेशन है कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो अर्थ में जो इंटरनल चीज़ें मौजूद है, अंदर जो चीज़ें मौजूद है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि फ़िज़िक्स में हम लिविंग थिंग पर स्टडी नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स पर स्टडी करते हैं। जैसे कोई मोशन हो रहा है तो लिविंग थिंग तो नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है, फिजिकल चीज़ है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। एनर्जी एक लिविंग थिंग तो नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग होती है। और मोशन और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ग्रेविटी ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो फिज़िक्स में हम नॉन लिविंग थिंग पे स्टडी करते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ आ जाए कि फ़िज़िक्स में लिविंग थिंग पे स्टडी की जाती है या नॉन लिविंग थिंग पे, तो आपने लगाना है कि फ़िज़िक्स में नॉन लिविंग थिंग्स पे स्टडी की जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ फ़िगर दिए हुए हैं जिसमें जो है वो आपको ब्रांचेज जो पढ़ाई पीछे मैंने उसी को नीचे शो किया जा रहा है। अब जो है हमारा आखिरी टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखें, इसमें जो है वो बिल्कुल सिंपल बात बताई जा रही है कि ये जो फिज़िक्स है हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ में और हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ में। यानी जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़िज़िक्स का जो है वो दखल अंदाज है। अगर फ़िज़िक्स के लॉस को हटा दिया जाए और फ़िज़िक्स में जो डिस्कवरीज़ हैं वो हटा दिया जाए तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नहीं चल सकेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, अब मैं जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट है इसको हटा दूँ, यानी अगर हम 1 मिनट को ले लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो जैसे कि फ़िज़िक्स हमें देती है, तो मोबाइल जो है वो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना ही मोबाइल चार्ज होगा, ना ही वर्क करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ख़त्म हो गई दुनिया से, इसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया दुनिया से, तो कोई भी फिर मशीन वर्क नहीं करेगी, ना ही जो ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, बड़े बड़े पंप्स और ये बड़े बड़े इंजन जो लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जनरेटर, तो ये भी जो है वो काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है या किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास नहीं होता तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती और हम जो है ये जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न, टीवी, तो ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो फिज़िक्स है इसने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं और ग्रेविटी की मदद से भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में जो है वो मदद मिली है। तो ये जो है हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स के जो लॉस हैं वो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट करते हैं। अब फ़िज़िक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि एक लॉ हमारे पास जो है फ्रिक्शन का जो है कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर फ्रिक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, यानी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता,
तो जब गाड़ियाँ रोडों पे चलती तो वहाँ पर आग लग जाती। अब आग कैसे लगती, क्योंकि हम टायरों का इस्तेमाल नहीं करते, हम जो है वो डायरेक्ट मेटल का इस्तेमाल करते। मेटल है तो पंचर भी नहीं होगा, पंचर लगवाने का ख़र्चा भी बच जाएगा। लेकिन जब मेटल रोड पे घिसता, रोल नहीं होता, मतलब गोल नहीं होता, एक चकोर होता और मेटल रोड पे घिसता तो आग लग जाती, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से हमें समझने के फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के होने से हमें ये समझने में मदद मिली कि अगर कोई चीज़ रोल करेगी यानी घूमेगी तो कम फ्रिक्शन होगी स्लाइड के मुकाबले में, और जितना कम कांटेक्ट में रहेगी ज़मीन से उतनी ही कम जो है वो फ्रिक्शन होगी। तो जब भी दो चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन होती है। तो यहीं पर जो है हमें ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो आपको अच्छी तरह से फ़िज़िक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने कोशिश की यहाँ तक कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूँ, अच्छी तरह से चीज़ें समझाऊँ। तो इंग्लिश में जो है वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इंग्लिश को ही पूरी तरह एक्सप्लेन किया। जो इंग्लिश में बातें बताई जा रही थी उसी को जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप जो है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपको लेक्चर समझ में आया और आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ लेक्चर से। और जो बेहतरी होगी वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि कोई बेहतरी की चीज़ हो तो मैं जो है वो बेहतरी करके अच्छी तरह से और अच्छी तरह आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंग्लिश के नोट्स जो है मैंने बना लिए हैं, पूरी बुक के नोट्स हैं, यानी क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के पूरे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हैं, उसी से पेपर आएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको तैयारी के लिए। तो अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट करिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।